एक घने और गहरे जंगल के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा और जादुई बगीचा था। इस बगीचे के हर कोने में खुशहाली और सुंदरता फैली हुई थी और यहीं पर सुंदर परियां रहा करती थीं। उनका जीवन पूरी तरह से सुख और शांति से भरा था। उन्हें किसी तरह की चिंता या दुख नहीं था। परियों के लोक में हमेशा मधुर संगीत और फूलों की खुशबू फैली रहती थी। ये बगीचा प्रकृति की अद्भुत कला का एक नमूना था, जहां हर पत्ता और हर फूल एक खास चमक लिए हुए था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जो किसी भी थके हुए मन को तुरंत शांति दे सकती थी। परियां यहाँ छोटे छोटे समूह में उड़ती थीं। उनकी हंसी की आवाज किसी पायल की झंकार जैसी लगती थी। वे सुनहरे पंखों वाली थीं और उनकी रानी सबसे ज्यादा तेजस्वी थी। उनका जीवन रोजमर्रा के झगड़ों और चिंताओं से बहुत दूर था, मानो वे धरती के कष्टों से अनजान थीं। एक रात आकाश में चांदनी पूरी तरह से फैली हुई थी। चांद का उजाला इतना तेज था कि वह जंगल के पत्तों के बीच से छनकर नीचे आ रहा था। चांद एक विशाल चमकती हुई थाली जैसा लग रहा था। हवा बहुत धीमी और ठंडी थी और उसमें बगीचे के अलग अलग तरह के फूलों की भीनी भीनी महक घुली हुई थी। चमेली, गुलाब और रात की रानी की खुशबू मिलकर एक जादुई मिश्रण बना रही थी। यह रात सचमुच बेहद शांत और मनमोहक थी। परियों की रानी ने अपने महल की बालकनी से नीचे देखा। उसका मन सैर करने को हुआ। उसने अपनी सबसे प्यारी और विश्वस्त सखियों को बुलाया। इस प्यारी रात में परियों ने अपनी महारानी के साथ सैर पर निकलने का फैसला किया। वे एक उड़न खटोले में बैठीं। यह खटोला बादलों के धागों से बना था और रोशनी से जगमगा रहा था। यह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। रानी ने अपने रेशमी दुपट्टे को संभाला, जो चांदनी में चमक रहा था। उड़न खटोले में बैठी परियां और उनकी रानी हवा में ऊंची उड़ने लगीं। वे खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थीं, मानो हवा में नाच रही हो। वे आकाश के अनगिनत तारों को बहुत ध्यान से देख रही थीं, जो हीरे की तरह चमक रहे थे। वे आपस में बहुत प्यारी और मधुर बातें कर रही थीं। उनकी आवाजें हवा में किसी संगीत की तरह गूंज रही थीं। हर परी के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। उन्होंने बादलों के बीच से गुजरते हुए नीचे धरती के नजारों का मजा लिया। खेत, जंगल और पहाड़ नीचे छोटे छोटे बिंदुओं जैसे लग रहे थे। रानी के चेहरे पर एक शांति और संतोष का भाव था। उड़ते उड़ते वे एक बहुत ही भव्य और विशाल राजमहल के ठीक ऊपर से गुजरी। यह महल किसी महान राजा की शक्ति और दौलत का प्रतीक था। महल की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनकी नक्काशी अद्भुत थी। वह गर्मी की रात थी, इसलिए महल की छत पर भी मौसम सुहावना था। चांदनी की रोशनी इतनी चमकीली थी कि महल की संगमरमर की दीवारें और छत चांदी की तरह दमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरे महल को चांदी की चादर से ढक दिया हो। महल के कोने कोने में शांति और भव्यता फैली हुई थी। महल की छत पर एक बहुत ही सुंदर और युवा राजकुमार गहरी नींद में सोया हुआ था। वह शायद दिन भर की भागदौड़, राजकाज के विचारों और थकान से सोया था। राजकुमार ने सफेद रेशमी कपड़े पहने थे, जो चांदनी में और भी ज्यादा चमक रहे थे। चांदनी की शीतल और शांत रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और भी ज्यादा मोहक और सुंदर लग रहा था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह कोई बहुत प्यारा सपना देख रहा हो। राजकुमार के चेहरे पर एक मासूमियत और एक दिव्य आभा थी, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। उसकी सांसें बहुत धीमी और नियमित थीं, जो उसकी गहरी नींद का प्रमाण थीं। जब परियों की रानी की नजर इस सोए हुए राजकुमार पर पड़ी, तो वह बस उसे देखती ही रह गई। रानी ने ऐसा अद्भुत सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। परिलोक में सब कुछ सुंदर था, पर यह सौंदर्य एक मनुष्य का था, जो उसके लिए नया और अनोखा था। उसके दिल में अचानक एक ऐसा खिंचाव महसूस हुआ, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। यह खिंचाव किसी जादू या सम्मोहन जैसा था, जिसने रानी को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। उसके पंख एक पल के लिए कांप गए। वह राजकुमार को एकटक देखती रही और उसे लगा मानो समय उसी क्षण थम गया हो और पूरी दुनिया शांत हो गई हो। उस पल में रानी के लिए राजकुमार के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं था। उसकी सखियों ने देखा कि रानी का चेहरा अचानक शांत हो गया है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई है।
परिरानी के मन में एक विचार आया, एक बहुत ही चंचल और मनमोहक विचार, कि क्यों ना वह इस बेहद खूबसूरत राजकुमार को चुपके से उठा ले और अपने साथ परिलोक में ले जाए। वह सोचने लगी कि अगर वह राजकुमार हमेशा उसके पास रहेगा तो उसका जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। वह सोच रही थी कि इस सुंदर राजकुमार के साथ परिलोक का जीवन कितना अद्भुत होगा, जहां कोई दुख या कष्ट नहीं होता। पर तुरंत ही उसे पृथ्वी के नियमों, मनुष्यों के जीवन की कठिनाइयां और परियों के लोक के कानून याद आ गए। परिरानी पृथ्वी के जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी और उसे डर लगा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए जिससे कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए और परिलोक को भी खतरा हो। इसलिए उसने अपने मन को बहुत मुश्किल से समझाया। उसने खुद को रोका, लेकिन वह राजकुमार को देखती रही। काफी देर तक वह उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी सुंदरता, उसके शांत भाव को निहारती रही। उसकी आंखें राजकुमार के रूप को हर कोण से देख रही थीं, मानो उसे अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह राजकुमार के रूप को अपनी आंखों में पूरी तरह से बसा लेना चाहती है, ताकि वह छवि हमेशा उसके साथ रहे। उसने अपने दिल को समझाया कि यह क्षण ही काफी है। परी रानी के साथ आई उसकी सखियां, जो दूसरी परियां थीं, वे अपनी रानी की यह दशा तुरंत भांप गईं। वे आपस में फुसफुसाहट में बात करने लगीं। वे समझ गईं कि उनकी रानी इस नश्वर दुनिया के एक मनुष्य राजकुमार पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। यह जानकर वे आपस में हल्की पुल्की और मजाकिया बातें करने लगीं। उनमें से एक परी ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी जी, आदमियों की दुनिया से प्रेम करना बहुत खतरनाक हो सकता है। यह दुनिया और इसका जीवन हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। यहां प्रेम के नियम भी अलग हैं। दूसरी परी ने सलाह दी, चलिए अब हमें अपने परिलोक वापस चलना चाहिए। रात बहुत हो गई है। सूरज निकलने से पहले हमें लौटना होगा। अगर आपका मन नहीं भरा है तो हम कल रात आपको फिर से यहां ले आएंगे। तीसरी परी ने कहा, हां महारानी, हमें अपने लोक के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। परी रानी ने अपनी सखियों की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया है। फिर उसने एक शरारती अंदाज में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस राजकुमार ने मेरे मन को अपनी ओर खींचा है, उसने तुम सब पर भी अपना जादू चला दिया है। तुम सब भी तो उसकी सुंदरता की तारीफ में लगी हुई हो। तुम सब भी तो उसकी प्रशंसा में लीन हो। यह सुनकर सभी परियां जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी की आवाज उस रात की ठंडी हवा में चारों ओर घुल गई और फूलों की खुशबू से मिलकर एक मधुर ध्वनि पैदा हुई। वे सब उड़न खटोले में बैठी और राजकुमार की सुंदरता और उसके मोहक व्यक्तित्व की बातें करती हुई धीरे धीरे अपने परिलोक वापस लौट गईं। वे आपस में शर्त लगा रही थीं कि क्या राजकुमार अगली रात भी छत पर सोएगा। रात के अंधेरे में उड़न खटोला और परियों की बातें दूर होते होते पूरी तरह से गायब हो गईं। जब अगली सुबह हुई और राजकुमार की नींद खुली तो उसे अपने शरीर में एक बहुत ही अजीब सी और अद्भुत ताजगी महसूस हुई। उसे लग रहा था मानो उसके शरीर में एक असीम और नई शक्ति भर गई हो। यह शक्ति उसे अंदर से उत्साह और ऊर्जा से भर रही थी। उसकी आंखें ज्यादा खुली हुई थीं, उसकी मांसपेशियां ज्यादा मजबूत लग रही थीं। उसका मन कर रहा था कि वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक ही छलांग में पहुंच जाए या अटलांटिक महासागर को एक ही कदम में पार कर जाए। उसे लगा कि वह अब कुछ भी असंभव काम कर सकता है। वह इस अद्भुत और अनोखी अनुभूति में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि वह अब कुछ भी असंभव काम कर सकता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक और आत्मविश्वास था। वह अपने आप में एक नया व्यक्ति महसूस कर रहा था जो दुनिया जीतने के लिए तैयार था। वह अभी भी इसी अद्भुत एहसास में डूबा हुआ था कि तभी राजा का वजीर, जो राज्य का सबसे खास और विश्वस्त सेवक था, उसके पास आया। वजीर का चेहरा बहुत ही गंभीर और उदास था और उसकी आंखों में दुख और चिंता साफ झलक रही थी। वजीर ने बहुत ही भारी मन से राजकुमार को एक दुखद खबर सुनाई। उसने बताया कि राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। राजा की हालत इतनी नाजुक थी कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर और वैद्य हार मान चुके थे। यह भयानक खबर सुनते ही
राजकुमार की सारी खुशी और नया उत्साह पल भर में काफूर हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। उसका दिल दुख और चिंता से बैठ गया। उसके मन में एक गहरा शून्य छा गया। वह तुरंत ही अपने प्रिय पिता के पास भागा, उनके अंतिम दर्शन और सेवा के लिए। दौड़ते समय उसके मन में अपने पिता के साथ बिताए गए सभी पल याद आ रहे थे। राजकुमार जब अपने पिता के कमरे में पहुंचा तो राजा ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज बहुत धीमी, कमजोर और कांपती हुई थी। राजा ने अपना कमजोर, कांपता हुआ हाथ उठाया और उसे राजकुमार के सिर पर प्यार से रखा। राजा की आंखों में अपने बेटे के लिए असीम प्रेम और चिंता थी। राजा ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, बेटा, मेरे प्रिय पुत्र, वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान ही हैं। वे हमेशा से ही हमारे राज्य और हमारे परिवार के सच्चे हितैषी रहे हैं। वे हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। तुम हमेशा उनकी बात का बहुत ध्यान रखना। और हां, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम उनकी सलाह के बिना कभी भी कोई बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला मत लेना। वे ही इस राज्य के सच्चे रंभ हैं। इतना कहते कहते राजा की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। उनका कमजोर हाथ राजकुमार के सिर से नीचे आ गया और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। राजकुमार ने अपने पिता के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन अब वह हाथ ठंडा हो चुका था। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। उसके लिए यह दुख असहनीय था। वजीर और दूसरे सेवक भी रोने लगे। पूरे नगर और राज्य में इस दुखद खबर से शोक की एक लहर दौड़ गई। राजा बहुत लोकप्रिय थे। हर घर में शोक के कारण दिए बुझा दिए गए। किसी ने खाना नहीं खाया। राजा की मृत्यु पर पूरे राज्य में 13 दिनों तक शोक मनाया गया। यह समय राजा के प्रति सम्मान और उनके जाने के दुख को व्यक्त करने का था। 13 दिनों तक पूरे राज्य में केवल प्रार्थनाएं और राजा की यादें ही गूंजती रहीं। राजकुमार अब अपने राज्य का नया राजा बन गया था। उसने राजपाट संभाला, लेकिन उसने अपने पिता की अंतिम इच्छा का पूरी तरह से सम्मान किया। उसने कसम खाई कि वह कभी भी कोई बड़ा काम वजीर की सलाह के बिना नहीं करेगा। वजीर भी नए राजा का पूरा ध्यान रखता था और राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाने में उनकी पूरी मदद करता था। वजीर ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे। वह राजकुमार को राजा बनने के लिए जरूरी सभी शिक्षाएं दे रहा था, क्योंकि राजकुमार अभी बहुत युवा था। कुछ दिन और कुछ महीने बीत गए। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वजीर ने राजकुमार को महल के अलग अलग कमरे और हिस्से दिखाने का फैसला किया। महल बहुत विशाल था और उसमें अनगिनत कमरे थे, जिनमें से कई तो राजकुमार ने देखे भी नहीं थे। महल का हर कोना एक इतिहास समेटे हुए था। वजीर ने एक एक करके लगभग सभी कमरों को दिखाया कि दरवाजे खोले और राजकुमार को अंदर ले गया। हर कमरा किसी न किसी खास चीज के लिए था। कहीं पर राज्य का पुराना और गुप्त खजाना रखा हुआ था, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे थे। कहीं पर तरह तरह के हथियार और ढालें थीं जो युद्ध के समय काम आती थीं। कहीं पर बहुत पुरानी किताबें और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज रखे हुए थे, जो राज्य के इतिहास और कानूनों को बताते थे। राजकुमार हर कमरे को देखकर हैरान हो रहा था और राज्य के इतिहास को समझ रहा था। लेकिन महल में एक कमरा ऐसा भी था जिसका दरवाजा वजीर ने नहीं खोला। वह बस उस कमरे के आगे से गुजर गया, जैसे वह कमरा मौजूद ही ना हो। राजकुमार को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने वजीर से पूछा, वजीर साहब, आप इस कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? इस कमरे में क्या रहस्य छिपा है? वजीर ने बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने कहा, माफ करना महाराज, मैं इस कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकता। राजकुमार ने बहुत जिद की और कई बार पूछा कि इस कमरे में क्या रहस्य छिपा है, लेकिन वजीर किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलने को राजी नहीं हुआ। वह बार बार राजा की अंतिम इच्छा का हवाला दे रहा था। उस समय वजीर का बेटा भी वहीं पर मौजूद था। वह राजकुमार का बचपन का बहुत पक्का दोस्त था और दोनों में बहुत गहरी और अटूट मित्रता थी। वजीर का बेटा अपने दोस्त को इतना उत्सुक और निराश देखकर कुछ देर चुप रहा। उसने देखा कि राजकुमार के चेहरे पर
एक अजीब सी जिज्ञासा और दुख का भाव है। वह सोच में डूब गया कि क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह पूरा महल, राजपाट, बाग बगीचे, सब कुछ तो राजकुमार का ही है। वह अब हमारे महाराज हैं। फिर आप उन्हें बस एक कमरा देखने से क्यों रोक रहे हैं? ये बात मुझे उचित नहीं लगती। क्या आप हमारे नए महाराज की इच्छा का अनादर नहीं कर रहे हैं? वजीर ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि यह सब कुछ राजकुमार का ही है। लेकिन तुम्हारे दादाजी यानी पुराने महाराज ने मरते समय मुझे बहुत ही सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं इस कमरे में राजकुमार को कभी भी नहीं ले जाऊंगा। अगर मैं उनकी यह अंतिम और महत्वपूर्ण इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो मैं उनके विश्वास का सम्मान नहीं कर पाऊंगा। यह मेरे लिए धर्म संकट है। वजीर का बेटा कुछ देर तक चुप रहा। वह अपने पिता की बात के महत्व को समझ रहा था, लेकिन वह अपने दोस्त के चेहरे पर छाई हुई निराशा को भी देख रहा था। उसने सोचा कि पुराने राजा का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन वर्तमान राजा की खुशी ज्यादा जरूरी है। फिर उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझता हूं। पुराने राजा के प्रति सम्मान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अब तो राजकुमार ही हमारे वर्तमान महाराज हैं और उनकी इच्छा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप पुराने राजा के दुख और उनकी अंतिम इच्छा का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन युवा राजा के दुख का भी तो ध्यान रखना चाहिए। उन्हें दुख देकर पुराने राजा के प्रति सम्मान जताना सही नहीं है। मुझे लगता है पुराने राजा भी यही चाहेंगे कि उनके बेटे को खुशी मिले। वजीर अपने बेटे के इस तर्क को सुनकर बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि उसका बेटा सही कह रहा है। वर्तमान राजा की खुशी भी महत्वपूर्ण है। उसने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी जेब से उस कमरे की पुरानी जंग लगी हुई चाबी निकाली और अपने बेटे के हाथ में रख दी। उसने भारी मन से कहा, ठीक है बेटा, तुम ही खोलो। वजीर के बेटे ने तुरंत ही ताला खोला और तीनों दोस्त, वजीर, वजीर का बेटा और राजकुमार उस कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरा अंदर से बेहद शानदार और खूबसूरत था। यह कमरा महल के बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। यह एक कला दीर्घा जैसा था। छत से बहुत ही कीमती और सुंदर झाड़ फानूस लटक रहे थे जो रोशनी से जगमगा रहे थे। फर्श पर बहुत ही नरम मखमल के गलीचे बिछे हुए थे जिन पर पैर रखते ही एक आरामदायक एहसास होता था। दीवारों पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। हर तस्वीर एक अलग राजकुमारी या रानी की थी जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध रही होंगी। किसी के चेहरे पर गर्व था तो किसी पर मासूमियत। अचानक राजकुमार की नजर एक खास और बड़ी तस्वीर पर ठहर गई। वह तस्वीर इतनी अद्भुत रूप से सुंदर थी कि राजकुमार उसे बस देखता ही रह गया। वह अपनी आंखें उस तस्वीर से हटा ही नहीं पाया। तस्वीर में एक अद्भुत और अद्वितीय सुंदर युवती थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य और चमकीली आभा थी जो किसी स्वर्ग की परी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो उनमें कोई विशाल और गहरा समुद्र छिपा हो। उसके बाल बहुत लंबे, काले और घने थे जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसकी मुस्कान में एक अनोखा और मनमोहक जादू था जो किसी को भी दीवाना बना सकता था। राजकुमार उस तस्वीर को देखकर पूरी तरह से मोहित हो गया। उसे लगा कि उसने जीवन में इतना अद्भुत सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। वह दुनिया की सारी चीजें भूल गया। वह तस्वीर के पास गया और उसे छूने की कोशिश की मानो वह युवती अभी बोल उठेगी। उसने वजीर से कांपते हुए और धीमी आवाज में पूछा, वजीर साहब, यह किसकी तस्वीर है? इसका नाम क्या है? वजीर को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। उसका चेहरा उतर गया। वह समझ गया कि राजकुमार के दिल में क्या चल रहा है। उसे भारी मन से राजकुमार को बताना पड़ा, महाराज, यह तस्वीर सिंगल द्वीप की राजकुमारी पुष्पा की है। वह अपनी अतुलनीय सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। लेकिन महाराज, उस तक पहुंचना लगभग असंभव है। सिंगल द्वीप एक बहुत ही दूर और दुर्गम जगह है। राजकुमार ने तस्वीर से अपनी नजर नहीं हटाई।
वह पूरी तरह से रानी पुष्पा की सुंदरता और आकर्षण में खो गया था। उसके मन में अब केवल एक ही नाम था, पुष्पा। उसी दिन राजकुमार ने वजीर से बहुत ही दृढ़ता से कह दिया, वजीर साहब सुनिए, मैं केवल और केवल रानी पुष्पा से ही शादी करूंगा। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब तक रानी पुष्पा मुझे नहीं मिल जाती, मैं राजकाज में हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं न दरबार में बैठूंगा, न किसी काम में कोई दिलचस्पी लूंगा। मुझे बस रानी पुष्पा चाहिए। वजीर यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने राजकुमार को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, राजकुमार, सिंगल द्वीप पहुंचना सचमुच बहुत मुश्किल है। वह 7 समुद्र पार है। रास्ता बेहद खतरनाक और तूफानी है, और अगर किसी तरह हम वहां पहुंच भी गए तो रानी पुष्पा तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल है। उनके महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब तक जितने भी राजकुमार उन्हें पाने गए हैं, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। उनका क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता। ऐसे खतरनाक और जानलेवा काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूं? लेकिन राजकुमार अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ा रहा। उसने कहा, वजीर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, मुझे रानी पुष्पा चाहिए। मैं उनके बिना जी नहीं सकता। वजीर का बेटा अपने दोस्त की ऐसी दीवानी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि वह अपने दोस्त को इस अकेले और खतरनाक सफर पर नहीं जाने दे सकता। उसने तुरंत कहा, राजकुमार, अगर आपने जाने का मन बना लिया है तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस मुश्किल सफर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। हम दोनों साथ मिलकर रानी पुष्पा को ढूंढेंगे। राजकुमार और वजीर के बेटे ने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अच्छे और तेज दौड़ने वाले घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए जरूरी खाने पीने का सामान, कपड़े और हथियार बांधे गए। वजीर ने बहुत समझाया, बार बार मिन्नतें की, लेकिन दोनों नहीं माने। राजकुमार का निश्चय अटल था। आखिरकार एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर अपनी लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। वजीर ने उन्हें बहुत दुखी मन से आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना की कि वे दोनों सुरक्षित वापस लौटें। वजीर का बेटा जाने से पहले अपने पिता को सांत्वना देता रहा। वे दोनों पूरे दिन बिना रुके चलते रहे। रास्ता बहुत लंबा, कठिन और थकाऊ था। जब शाम हुई और सूरज डूबने लगा तो आकाश में लाल, नारंगी और सुनहले रंग फैल गए। उन्हें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा बगीचा मिला। यह वही बगीचा था जहां परी रानी आती थी। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे थे और फूलों की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई थी। उन्होंने सोचा कि रात यहीं बिताई जाए। उन्होंने अपने घोड़े खोल दिए ताकि वे आराम से घास चर सकें और आराम कर सकें। फिर उन्होंने हाथ मुंह धोया और अपने साथ लाया हुआ सादा खाना खाया। वे दोनों बहुत थके हुए थे। उन्होंने जमीन पर चादर बिछाई और लेट गए। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में उन्हें गहरी और मीठी नींद आ गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बगीचे का बड़ा सा फाटक बंद हो गया था। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन फाटक टस से मस नहीं हुआ। यह किसी जादुई शक्ति से रुका हुआ था। वे परेशान हो गए। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक बहुत ही सुंदर चबूतरा बना हुआ था। दोपहर बीती, शाम हुई, लेकिन फाटक नहीं खुला। जब आधी रात हुई तो अचानक उस संगमरमर के चबूतरे पर दिव्य और तेज रोशनी फैलने लगी। अदृश्य शक्तियों ने वहां बहुत ही कीमती कालीन बिछा दिए। चारों ओर से फूलों और इत्र की बहुत ही मनमोहक खुशबू आने लगी। फिर वहां एक सोने का शानदार सिंहासन रखा गया। राजकुमार और वजीर का बेटा यह सब देखकर हैरान थे। वे दोनों बगीचे में एक बड़े पेड़ की ओट में छिपकर यह सब देख रहे थे। कुछ ही देर में आकाश से घर घर की एक धीमी सी आवाज आई। एक उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा। खटोले पर परियों की रानी बैठी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा दिया और उन्हें सोने के सिंहासन पर बहुत आराम से बिठा दिया। परी रानी ने अपनी तेज नजरें चारों ओर दौड़ाईं। उसकी दिव्य शक्तियों ने तुरंत भांप लिया कि पेड़ के नीचे 2 इंसान छिपे हैं। उसने अपनी सखियों से कहा, देखो, वहां पेड़ के नीचे चादर बिछाकर 2 आदमी सो रहे हैं।
उनमें से एक वही राजकुमार है जिसे मैं उस रात महल की छत पर देखकर मोहित हो गई थी। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। परियों ने तुरंत परी रानी का आदेश माना। वे तेजी से उड़कर राजकुमार के पास गईं। उन्होंने सोते हुए राजकुमार को उठाया और अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की नींद खुल गई। उसने अपने आप को परियों से घिरा हुआ पाया। वह बहुत डर गया। उसने हाथ जोड़े और कहा, मुझ पर दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए। परी रानी मुस्कुराई। उसने कोमल आवाज में कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। मैंने तुम्हें उस रात देखा था। मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूं। राजकुमार बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसने विनम्रता से कहा, परी रानी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सिंगल द्वीप की रानी पुष्पा से विवाह करने के लिए निकला हूं। मैंने मन में यह तय कर लिया है, इसलिए इस समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। परी रानी ने कहा, भोले राजकुमार, तुम नहीं जानते कि सिंगल द्वीप तक पहुंचना कितना मुश्किल है। वह जगह इतनी दूर और खतरनाक है कि बिना किसी दैवी शक्ति के वहां पहुंचना असंभव है। लेकिन अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई चीज दूंगी जिसकी मदद से तुम आसानी से सिंगल द्वीप पहुंच सकोगे और रानी पुष्पा को पा सकोगे। राजकुमार को परी रानी की बात में सच्चाई दिखी। उसने सोचा कि अगर परी रानी की मदद से उसे रानी पुष्पा मिल सकती है तो यह अच्छा सौदा है। उसने कहा, परी रानी, मैं आपसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। मैं अभी रानी पुष्पा को लेने जा रहा हूं। जब मैं रानी पुष्पा को लेकर वापस लौटूंगा तभी आपको भी अपने साथ ले चलूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। परी रानी को राजकुमार की बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्नता से अपनी उंगली से एक सुंदर अंगूठी उतारी। वह अंगूठी बहुत कीमती थी और उसमें जादुई शक्ति थी। उसने वह अंगूठी राजकुमार की उंगली में पहनाई और कहा, यह अंगूठी बहुत खास है। जब तक यह अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी, कोई भी मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी जादू या टोना तुम पर असर नहीं करेगा। यह तुम्हारी रक्षा करेगी। यह कहकर परी रानी और उसकी सखियां अपने उड़न खटोले में बैठ गईं। खटोला धीरे धीरे ऊपर उठा और आकाश में गायब हो गया। राजकुमार वापस वजीर के बेटे के पास आया और सो गया। उसके मन में अब रानी पुष्पा तक पहुंचने की उम्मीद जग गई थी। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और आगे बढ़ चले। राजकुमार इतना उत्साहित था कि वह बहुत तेज चल रहा था। वजीर का बेटा उसके पीछे आ रहा था, लेकिन राजकुमार का घोड़ा इतना तेज दौड़ा कि वजीर का बेटा पीछे छूट गया। राजकुमार को इसका पता भी नहीं चला और वह अकेला आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते राजकुमार एक अजीब शहर में पहुंचा। उस शहर की खासियत यह थी कि हर घर के दरवाजे पर तलवारें टंगी हुई थीं। यह बात बेहद अजीब थी। राजकुमार को समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने एक दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। वह उसके पास पानी मांगने गया। वह बुढ़िया असल में एक चालाक जादूगरनी थी। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा, उसकी नजर उसकी उंगली में चमकती अंगूठी पर पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। उसने झूठा प्यार दिखाते हुए कहा, हाय मेरे बच्चे, तू बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। तू मुझे पहचान नहीं रहा। मैं तेरी बुआ हूं। तू अपनी बुआ को भूल गया। यह कहते हुए उस जादूगरनी ने राजकुमार को गले से लगा लिया। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो कोई बुआ याद नहीं थी, लेकिन बुढ़िया ने जल्दी से उसकी अंगूठी उतार ली। अंगूठी उतरते ही राजकुमार पर जादूगरनी का जादू चल गया। उसने राजकुमार को मक्खी बना दिया और दीवार से चिपका दिया। राजकुमार अब एक छोटी सी मक्खी बनकर दीवार पर फंस गया था, बिल्कुल असहाय। उधर वजीर का बेटा राजकुमार को खोजते खोजते परेशान हो गया। वह हर रास्ते पर गया, हर गांव और शहर में पूछताछ की, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। कई दिन बीत गए। वह थक गया था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। उसे अपने दोस्त की बहुत चिंता थी। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वह परी रानी ही है। वह उसी बगीचे में पहुंचा जहां परी रानी आती थी।
रात होने का इंतजार करते हुए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं छिपकर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि आज भी परी रानी आएगी। आधी रात को वही दृश्य फिर से दोहराया गया। चबूतरे पर कालीन बिछाए गए, सोने का सिंहासन रखा गया और परी रानी अपने उड़न खटोले में आई। परी रानी की दिव्य शक्तियां थीं। उसने तुरंत भांप लिया कि वजीर का बेटा पेड़ पर छिपा है और वह बहुत परेशान है। उसे राजकुमार की मुसीबत का भी पता चल गया। परी रानी ने वजीर के बेटे को अपने सामने बुलाया। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है। यहां से 100 योजन की दूरी पर एक घना जंगल है। उस जंगल में तरह तरह के हिंसक जानवर रहते हैं। उस जंगल के बीच में एक बहुत पुराना और ऊंचा ताड़ का पेड़ है। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक सोने का पिंजरा टंगा हुआ है। उस पिंजरे में एक तोता बैठा रहता है। उस तोते में उस जादूगरनी की जान बसती है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार से चिपका रखा है। वजीर का बेटा चिंतित होकर बोला, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूं? 100 योजन की दूरी तो बहुत लंबी है, और फिर उस खतरनाक जंगल में कैसे जाऊंगा? परी रानी मुस्कुराई। उसने अपने कान से एक सुंदर बाली उतारी। वह बाली हीरे और मोतियों से जड़ी हुई थी। उसने वह बाली वजीर के बेटे को देते हुए कहा, इस बाली में जादुई शक्ति है। जब तक यह बाली तुम्हारे पास रहेगी, तुम 100 योजन की दूरी 1 घंटे में तय कर लोगे। इसके अलावा तुम अदृश्य हो जाओगे। इस तरह जंगल के हिंसक जानवर तुम्हें देख नहीं पाएंगे और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम आसानी से उस ताड़ के पेड़ तक पहुंच जाओगे और तोते को मार सकोगे। वजीर का बेटा खुशी से उछल पड़ा। उसने परी रानी को धन्यवाद दिया और बाली लेकर तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। बाली की शक्ति सच में अद्भुत थी। वह 1 ही घंटे में उस घने जंगल में पहुंच गया। जंगल वाकई बहुत डरावना था, लेकिन परी रानी की बाली ने उसे अदृश्य बना दिया था। कोई जानवर उसे देख नहीं पाया। वह निडरता से जंगल में आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे वह ऊंचा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर सचमुच एक सोने का पिंजरा लटक रहा था। उसमें एक हरा तोता बैठा था। वजीर के बेटे ने चुपचाप पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार वह पिंजरे तक पहुंच गया। उसने पिंजरा खोला और तोते की गर्दन पकड़ ली। एक झटके में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोता तड़पा और मर गया। उसी क्षण सैकड़ों मील दूर उस शहर में जादूगरनी चीखी और धरती पर गिर पड़ी। उसकी जान तोते में थी और जैसे ही तोता मरा, जादूगरनी भी मर गई। उसका जादू टूट गया। वजीर का बेटा जल्दी से जंगल से बाहर निकला और उसी शहर की ओर भागा जहां जादूगरनी रहती थी। वह जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की लाश वहीं पड़ी थी। उसने जादूगरनी की उंगली पर वो जादुई अंगूठी देखी जो राजकुमार की थी। जैसे ही उसने अंगूठी को जादूगरनी की उंगली से खींचा, दीवार पर चिपकी मक्खी में हलचल हुई। मक्खी बड़ी होने लगी और देखते ही देखते राजकुमार फिर से अपने असली रूप में आ गया। वो हैरान था। वजीर के बेटे को देखकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछलकर अपने दोस्त से लिपट गया। दोनों दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वजीर के बेटे ने राजकुमार को पूरा किस्सा सुनाया। राजकुमार ने वह अंगूठी फिर से अपनी उंगली में पहन ली। दोनों दोस्त फिर से एक साथ हो गए और अब वे रानी पुष्पा से मिलने के लिए आगे बढ़े। वे लंबा सफर करते रहे। एक दिन शाम को वे बहुत थक गए थे। उन्हें रास्ते में एक सराय मिली। उन्होंने सोचा कि रात यहीं बिताई जाए। राजकुमार थका हुआ था। वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उधर आकाश में भगवान शिव और पार्वती अपने दिव्य विमान में यात्रा कर रहे थे। अचानक भगवान शिव ने नीचे की ओर देखा और बोले, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है, लेकिन राजा ने उसकी शादी एक कुरूप राजकुमार से तय कर दी है। अगर यह शादी हो गई तो वह सुंदर राजकुमारी जीवन भर दुखी रहेगी। मैं सोच रहा हूं कि इस मासूम लड़की को इस कुरूप राजकुमार से कैसे बचाया जाए। पार्वती जी ने नीचे देखा। उन्होंने सराय में सोए हुए राजकुमार को देखा। उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, नीचे कितना सुंदर राजकुमार सो रहा है। क्यों ना हम अपना विमान नीचे उतारें और इस राजकुमार को उठाकर उस शादी में पहुंचा दें। इस तरह राजकुमारी की जिंदगी बच जाएगी। भगवान शिव को यह योजना अच्छी लगी। उन्होंने विमान नीचे उतारा
उन्होंने सोते हुए राजकुमार को उठाया और विमान में बिठा लिया। फिर विमान तेजी से उस नगर की ओर उड़ चला जहां शादी होनी थी। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मंडप सजा हुआ था, लेकिन दूल्हा अब भी नहीं आया था। भगवान शिव ने राजकुमार को जगाया और उसे सीधे मंडप में बैठा दिया। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अभी भी नींद में था। जल्दी जल्दी शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। राजकुमार को देखकर वह भी खुश हो गई। शादी हो गई और दोनों पति पत्नी बन गए। विदाई का समय आया। राजकुमार अब पूरी तरह होश में आ चुका था। उसे याद आया कि वह तो रानी पुष्पा से शादी करने निकला था। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन मैं एक यात्रा पर निकला हूं। मुझे सिंगल द्वीप जाना है। मैं वादा करता हूं कि जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें मुझे जाने देना होगा। राजकुमारी ने राजकुमार की आंखों में देखा। उसे लगा कि यह राजकुमार सच्चा है और अपना वादा निभाएगा। उसने अपने सिर से 2 बाल निकाले, एक सफेद और एक काला। उसने राजकुमार को वे बाल देते हुए कहा, यह कोई साधारण बाल नहीं है, इनमें जादुई शक्ति है। जब तुम काले बाल को जलाओगे तो एक काला दैत्य प्रकट होगा। वह बहुत शक्तिशाली है और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। और जब तुम सफेद बाल को जलाओगे तो सफेद देवता आएंगे। जो भी काम तुम कहोगे वह करेंगे। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने वे बाल संभाल कर रख लिए। उसने राजकुमारी को वापस लौटने का पक्का वादा किया और वहां से चल पड़ा। उसे वजीर के बेटे की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा कि पहले अपने दोस्त को ढूंढना जरूरी है। उसने काला बाल जलाया। बाल के जलते ही धुएं का एक बादल उठा और उसमें से एक विशालकाय काला दैत्य प्रकट हुआ। राजकुमार ने कहा, जाओ और मेरे दोस्त वजीर के बेटे को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। एक पल में काला दैत्य गायब हो गया और अगले ही पल वजीर के बेटे को लेकर वापस आ गया। राजकुमार ने दैत्य से कहा, अब हम दोनों को सिंगल द्वीप में रानी पुष्पा के महल के सामने पहुंचा दो। कहने की देर थी कि अगले ही पल वे दोनों रानी पुष्पा के महल के फाटक पर खड़े थे। महल के फाटक पर एक बहुत मजबूत पहरेदार खड़ा था। उसने राजकुमार और वजीर के बेटे को रोक दिया। उसने कहा, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। राजकुमार ने फिर से काला बाल जलाया। इस बार उसने काले दैत्य को आदेश दिया कि इस महल के सभी सिपाहियों को हरा दो। काला दैत्य प्रकट हुआ और उसने अपनी सेना बुला ली। सैकड़ों काले दैत्य आ गए। उन्होंने पद्मिनी के सभी सिपाहियों से युद्ध किया और जल्दी ही उन्हें हरा दिया। महल का रास्ता अब साफ था। राजकुमार और वजीर का बेटा महल में घुसे। राजकुमार ने अब सफेद बाल जलाया। सफेद देवता प्रकट हुए। राजकुमार ने कहा, मैं रानी पुष्पा से विवाह करना चाहता हूं। एक शानदार बारात सजाकर लाओ। थोड़ी ही देर में सफेद देवताओं ने एक भव्य बारात तैयार कर दी। बारात इतनी शानदार थी कि रानी पुष्पा के पिता हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह राजकुमार जरूर बहुत शक्तिशाली है। रानी पुष्पा के पिता ने शादी के लिए हां कर दी। रानी पुष्पा को बुलाया गया। जब रानी पुष्पा ने राजकुमार को देखा तो वह भी मोहित हो गई। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और राजकुमार ने आखिरकार रानी पुष्पा से विवाह कर लिया। अब राजकुमार अपने लक्ष्य को पा चुका था। उसने रानी पुष्पा को साथ लिया और वापस अपने देश की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि उसने जिस राजकुमारी से शादी की थी उसे भी अपने वादे के अनुसार साथ ले जाना है। वे उस नगर में पहुंचे और राजकुमारी को भी साथ ले लिया। फिर वे परिरानी के बगीचे में आए। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परिरानी अपनी सखियों के साथ आई। राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, परिरानी, यह सब तुम्हारी कृपा का फल है। तुम्हारी जादुई अंगूठी ने मेरी रक्षा की। तुम्हारी मदद से मैं रानी पुष्पा को लेकर सुरक्षित वापस आ गया हूं। यह दूसरी राजकुमारी भी मुसीबत में मेरी बहुत मददगार रही। तुम इसे छोटी बहन समझकर प्यार से रखना। परिरानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। रानी पुष्पा हमारी पटरानी होंगी और हम दोनों उनकी छोटी बहनें। हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। तीनों रानियां और राजकुमार उड़न खटोले में बैठ गए।
खटोला आकाश में उड़ा और जल्दी ही वे राजकुमार के राज्य में पहुंच गए। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर बूढ़ा हो गया था, लेकिन अपने राजकुमार को सकुशल वापस देखकर वह बहुत खुश हुआ। पूरे नगर को सजाया गया। धूमधाम से राजकुमार की तीनों रानियों के साथ शाही सवारी निकाली गई। राजकुमार ने अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाया। तीनों रानियां आपस में बहुत प्यार से रहती। रानी पुष्पा पटरानी थीं और परी रानी तथा दूसरी राजकुमारी उनका बहुत सम्मान करती थीं। राजकुमार सबका ध्यान रखता था और सबको बराबर प्यार करता था। वजीर और उसका बेटा भी राज्य के कामकाज में राजकुमार की मदद करते रहे। राज्य में सुख और समृद्धि आई। प्रजा खुश थी और सब मिलकर बहुत खुशी से रहने लगे।